हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी जितेंद्र कुमार जांगिड़। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम हुई थी उसके पहले प्रश्न पत्र की। दूसरा प्रश्न पत्र पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसको देख के आप पता लगाइए आपके कितने प्रश्न उस प्रश्न पत्र में सही होते हैं और इसमें आप कितने कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। 150 प्रश्न इस श्रृंखला में होने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, चित्र में काले व सफेद रंग के प्रयोग को क्या कहते हैं। आपको पता है कि जब एक ही चित्र में बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बहुवर्णीय रंग योजना कहते हैं। जहां पे हम लोग एक ही रंग का प्रयोग करते हैं उसको हम एक वर्णीय कहते हैं। लेकिन जहां पे हम लोग क्या करते हैं, केवल ब्लैक एंड व्हाइट का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ण शून्यता, यानी कि उसको इंग्लिश में कहेंगे अक्रोमेटिक। ये जो रंग योजना होती है उसमें केवल काले व सफेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो उसका 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंगों के बारे में पता ही है सभी को। जी हाँ, लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग हो गए हैं। अगला प्रश्न है, पोत किसका गुण है। तो पोत, जी हाँ, आप सभी जानते हैं धरातल के गुण को पोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। तो पोत को सामान्यतया 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। ये 3 प्रकार के पोत डिवाइड किए गए हैं। जिन साथियों को यह प्रश्न पत्र सामान्य लग रहा है, आशा करता हूं कि पूरे प्रश्न हल कर पाएंगे आप। और नीचे आप बताइएगा कितने प्रश्न हल करते हैं और दूसरे प्रश्न पत्र को जरूर से देख लीजिएगा। प्रश्न है, प्रमाण को अन्य किस रूप से जाना जाता है। तो प्रमाण जो होता है उसको संबद्धता का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी कई बार नाम आ जाता है। लॉ ऑफ रिलेशनशिप या प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई है। मधुबनी, जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि बिहार की जो लोक शैली है उसका नाम है मधुबनी। उसको कई बार मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। साथियों याद रखें, मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के लिए वर्ष 2021 का जो पद्मश्री मिला है वो मिला है दुलारी देवी को, जो संबंध रखती है रांटी गांव से। साथ ही ये भी याद रखें कि जितवारपुर, रशीदपुर और रांटी, ये 3 ऐसे गांव हैं जहां की महिलाओं को अब तक पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें रांटी और जितवारपुर की महिलाएं जो हैं वो 6 बार अपना पदक प्राप्त कर चुके हैं, 1 बार रशीदपुर की महिलाएं। सबसे पहला मधुबनी पेंटिंग के लिए जिनको पद्मश्री मिला था, याद रखिएगा साथियों, 1975 में 1975 में पहला पद्मश्री जगदम्बा देवी को मिला था। जितवारपुर की महिला को मधुबनी पेंटिंग के लिए पहला पद्मश्री मिला था। उसके बाद में सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, बोवा देवी, गोदावरी दत्त आदि को भी मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो महादेव पर्वत श्रृंखलाओं में, जी हाँ साथियों, पंचमढ़ी जो है वो कहां पर है, महादेव की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। जबकि रायगढ़ यहाँ पे दे रखा है। रायगढ़ क्या है, जी हाँ साथियों, रायगढ़ जो है वो सिंघनपुर की जो केव्स है वो रायगढ़ रियासत के अंतर्गत आती हैं, रायगढ़ रियासत के अंतर्गत। जबकि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि मिर्जापुर जो है वो कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में है। जी हाँ, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, कैमूर की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके अंदर क्या है, मिर्जापुर स्थित है। यहाँ पे प्रश्न का जवाब पंचमढ़ी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था। मुख्य विषय, जी हाँ साथियों, शिकार दृश्य उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से बनाए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं। तो प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में होशंगाबाद भी है, मिर्जापुर भी है, आदमगढ़ भी है, यानी कि इसके जो चारों ऑप्शन है, 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं और कंदराओं की दीवारों पे या छतों पे बनाए गए हैं। तो जवाब इसका दिया गया है गुफा भित्ति पर, यानी कि केव्स की जो वॉल है उनके ऊपर क्या बनाए गए हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स बनाई गई हैं। प्रश्न पूछा गया, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं, जी हाँ, आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में क्या है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता है। पंचमढ़ी के गुफा चित्रों की बात की जा रही है साथियों। याद रखें, यहाँ पे जो मनोरंजन लाल घोष हैं उन्होंने होशंगाबाद के चित्रों की खोज की थी। 1922 में होशंगाबाद जो है उसकी खोज मनोरंजन लाल घोष ने की थी।
जबकि स्टुअर्ट पिगार्ड का नाम दे रखा है, उन्होंने क्या किया था, प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम से एक पेंटिंग लिखी, बुक लिखी थी। प्री हिस्टोरिक इंडिया के नाम से पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की एक बुक इन्होंने लिखी थी। और D.H. जो गार्टन है, जी हाँ, अपना जो प्रश्न उसका जवाब D.H. गार्टन होगा, उन्होंने पंचमढ़ी के गुफा चित्रों की खोज की थी। जबकि यदि पंचमढ़ी की गुफा की खोज की बात की जाती तो नाम आता G.R. हंटर का। G.R. हंटर ने 1922 में गुफा की खोज की थी, लेकिन चित्रों की खोज 1936 में D.H. गार्टन के द्वारा की गई थी। जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? पंचमढ़ी की गुफाएं, जी हाँ साथियों, यहाँ पे जवाब साफ साफ हो जाएगा। नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है या नर्मदा नदी के तट पे पंचमढ़ी की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो सिंघनपुर का नाम आते ही याद होना चाहिए साथियों, C.W. एंडरसन, यानी कि W. एंडरसन जो है, उन्होंने सिंघनपुर के गुफा क्षेत्रों की खोज की थी। सिंघनपुर जो कि माठ नदी के किनारे छत्तीसगढ़ में, यानी कि रायगढ़ रियासत छत्तीसगढ़ में स्थित है। जबकि अमलानंद घोष कौन है? जी हाँ, याद रखें, अमलानंद जो घोष हैं, उन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। और पर्सी ब्राउन को आपको पता होना चाहिए, पर्सी ब्राउन ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था इंडियन पेंटिंग। तो चलिए स्टार्ट। और नीचे नाम देखा है कार्लाइल का, तो कार्लाइल के रूप में याद रखेंगे कि कार्लाइल और काकबर दो ऐसे व्यक्तियों का नाम आता है जिन्होंने शैल चित्रों की खोज की थी, जिनमें से भारत में सबसे पहले जो शैल चित्रों की खोज है वो 1880 में कार्लाइल ने की थी और 1883 में काकबर ने की थी। अपना प्रश्न पूछा गया सिंघनपुर की खोज, तो W. एंडरसन। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो जवाब है इसका साथियों, नवपाषाण काल। नवपाषाण जो युग है उसी में कृषि करना, बस्तियों में रहना, चाक के ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाना आदि कलाओं का विकास नवपाषाण काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत ही कम रेखाओं में क्या अभिव्यक्त किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पूछा गया है। जवाब होगा इसका अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जानवरों की गतिविधि। न केवल उन्होंने जानवरों की गतिविधियों को दर्शाया है, बल्कि उन्होंने अपने सामान्य जनजीवन से संबंधित भी क्रियाकलापों को उन्होंने उकेरा है। तो इसका जो जवाब है वो नजदीकी आंसर इसका होगा अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, यानी कि पावरफुल इंप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। अगला प्रश्न है, 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे थे? जी हाँ साथियों, जवाब है इसका V.S. वाकणकर। V.S. वाकणकर जिन्होंने इन गुफा चित्रों की खोज की थी। नाम यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर अभय वर्मा। डॉक्टर अभय वर्मा जो है उनका संबंध भी इन्हीं से आता है। जबकि पर्सी ब्राउन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने क्या किया है। जी हाँ, इन्होंने एक बुक लिखी है इंडियन पेंटिंग के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? आत्म संतुष्टि और भावों को अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना और उपयुक्त सभी। तो ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है जिसमें सभी ये उद्देश्य रहे थे प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के। अगला प्रश्न है, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोज कर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित किया था? अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि पंचमढ़ी जो है उसकी खोज G.R. हंटर ने की थी और उसके चित्रों की जो खोज है वो H.D. गार्डन ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है H.D. गार्डन जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसकी क्या की थी, चित्रों की खोज की थी और उनको प्रकाशन में किया था। सबसे पहले 1936 में उन्होंने इनका प्रकाशन किया था। और G.R. हंटर मैं बता चुका हूँ, G.R. हंटर ने 1932 में इनकी पंचमढ़ी की खोज की थी। यहाँ पे एक नाम साथियों दे रखा है, वो दे रखा है F.R. अल्चिन। F.R. अल्चिन का नाम भी साथियों याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है फ्रैंक रेमंड अल्चिन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन्होंने किया था और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द रेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 1982 में इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम था। फिर से रिपीट कर देता हूं, द रेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इनकी बुक का नाम था। अमलानंद घोष पहले ही बता चुका हूं, कालीबंगा से इनका नाम, इनका संबंध रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित है? घोड़मंगर की गुफाएं, जी हाँ याद रखिए, मिर्जापुर जो है वहां पर क्या है, घोड़मंगर की केव्स, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। जबकि बेलारी कहाँ है आप सभी को पता होना चाहिए। बेलारी जो है
हाँ, बेलारी जो है वो कहाँ पे है? जी हाँ, कर्नाटक में स्थित है क्या बेलारी? बेलारी जहाँ पे हमें ब्रूसफुट के द्वारा क्या किया गया था? जी हाँ, 1892 में ब्रूसफुट के द्वारा वहां पे खोज की गई थी। जबकि रायगढ़ के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये मिर्जापुर है। मिर्जापुर से एक चीज याद रखिएगा, जो घोड़मंगर है, घोड़मंगर की केस से गेंडे का शिकार प्राप्त हुआ था। गेंडे का शिकार घोड़मंगर से प्राप्त हुआ था, जरूर से याद रखें। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहां प्रारंभ हुई थी? तो सिंधु घाटी की पहली खुदाई की बात की जा रही है। जी हाँ, जवाब होगा इसका हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज है वो कब हुई थी? जी हाँ, 1921 में इसकी खुदाई जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पे है, माउंटगेमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। जबकि रोपड़ जो है उसका भी याद रखिएगा, रोपड़ जो है उसकी खुदाई 1953 में और 55 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। और धोलावीरा की यदि हम बात करें, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। और मनसर और मनहर नाम के जो दो जल संग्रह है उनके पास में इसका विकास हुआ था, धोलावीरा का। RS बिस्ट के द्वारा 1990 से 91 के मध्य इनकी खुदाई की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई है? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने स्पेशली तांबा का जो है वो प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, बेलारी की गुफाओं की खोज 1892 में किस अंग्रेज के द्वारा की गई है? जी हाँ साथियों, अभी हमने प्रश्न पे डिस्कस किया था। जी हाँ, एम फासेट जो है उन्होंने क्या किया था 1892 में? बेलारी जो कि कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है, वहां पे इनकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा था? जो हड़प्पा जो टीला है वो कनिंघम के द्वारा 1878 में यानी कि 1878 में जो है उसकी खुदाई की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हड़प्पन लिपि को किस नाम से जानते हैं। देवनागरी इसका जवाब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देवनागरी लिपि जो वर्तमान में स्क्रिप्ट आप देख पा रहे हैं ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। ब्रेल लिपि आप समझते हैं, ब्रेल लिपि में जो अक्षर हैं वो बिंदुओं के रूप में, डॉट्स के रूप में उभार के बनाए जाते हैं ताकि अंधे जो लोग होते हैं वो आराम से उनको रीड कर सके, उनको महसूस करके पढ़ सके। और जो हाइग्रोलिफ का नाम जाता है, स्पेशली हाइग्रोलिफ का नाम आता है मिस्र के लिए। साथियों बताना चाहूंगा कि एक जो लिखने का जो सिस्टम होता है जिसमें वर्णों को और अक्षरों को लिख के कुछ विशेष रूप से बात बताने की कोशिश की जाती है, हाइग्रोलिफ के अंतर्गत आती है। हालांकि जो हड़प्पा की जो लिपि है, हड़प्पा की जो लिपि आपको बताना चाहूंगा, इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। हड़प्पन लिपि को सिंधु घाटी की स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इसको पिक्टोग्राफ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें चित्र दिए गए हैं, चित्रों के आधार पर भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया गया जिसको पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। मेरे ख्याल से इसका जो जवाब है वो नजदीकी जवाब क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो नाम दिया है उसमें हाइग्रोलिफ जो है वो उससे संबंधित हो सकता है। हाइग्रोलिफ जो है वो काफी नजदीकी जवाब है इसका हड़प्पन लिपि का, लेकिन इसका नाम ये ना देकर कहीं भी हाइग्रोलिफ नहीं मिल रहा है। हड़प्पन लिपि को इंडस स्क्रिप्ट भी कहीं कहीं पर लिखा गया है। और हाइग्रोलिफ जो वर्ड है स्पेशली मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं वगैरह उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्यूनिफॉर्म मेसोपोटामिया की उसके लिए यूज किया जाता है और हाइग्रोलिफ है वो स्पेशली मिस्र के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मेरे ख्याल से जवाब इसका डी होना चाहिए, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। बाकी आरपीएससी किसको सही मानती है देखा वह जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ में बनी हुई है? जी हाँ, कांस्य की नर्तकी का नाम आता है और ये कांस्य यहाँ का ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूछ युक्त सिर पर गोल अलंकरण धारण किए हुए बाएं कंधे पर शोल लिए एक आवक्ष प्रतिमा, उसे किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ साथियों, जो पुजारी की प्रतिमा उसको माना जाता है और इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखें साथियों, 17.5 सेंटीमीटर आकार की 17.5 सेंटीमीटर आकार की यह जो प्रतिमा है ये कहां पर रखी हुई है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखी हुई है, भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? तो सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पे जिसके लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, वह है सुव्यवस्थित नगर, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन जो प्लान है उसके लिए सिंधु घाटी को जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया है, जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ पर किस क्षेत्र में स्थित है? तो रायगढ़ जो क्षेत्र है उसमें जोगीमारा की गुफाएं कहाँ है? तो सरगुजा क्षेत्र में। तो सरगुजा रियासत है,
छत्तीसगढ़ में, वहां पर जोगीमारा की गुफाएं स्थित, आपको याद रखना है। 300 ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनी थी रामगढ़ की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीता बेंगड़ा गुफा किस रूप में प्रमुख महत्वपूर्ण है? तो सीता बेंगड़ा, जी हाँ, नाट्यशाला के रूप में सीता बेंगड़ा को जाना जाता है, जो कि जोगीमारा की केव के पास में ही स्थित एक जगह है सीता बेंगड़ा, जिसको नाट्यशाला जानते हैं। प्रेक्षागृह का भी नाम उसमें कई बार आता है, इंग्लिश में कहें तो थिएटर। प्रश्न है, भारत में अजंता के प्राचीनतम मठों में से एक यह गुफा मंदिरों का समूह है, महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में? अजंता किस शहर में स्थित है? किस शहर में बात की जा रही है साथियों? तो बात करो तो यहाँ पे जलगांव और औरंगाबाद दोनों ही इसके नजदीक के शहरों में आते हैं। जलगांव से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पे क्या है? अजंता की गुफाएं हैं, जबकि औरंगाबाद से लगभग ये 102 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद में आती हैं। बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद जिला है, औरंगाबाद जिले के अंतर्गत अजंता की गुफाएं आती हैं। जलगांव एक अलग जिला है। तो यदि हम जिले की बात करें और जिले को यदि हम शहर में यदि हम काउंट करें तो इसका जवाब जो औरंगाबाद होगा। नजदीकी की बात करें तो इसका जलगांव होगा, जलगांव से नजदीक पड़ता है। बल्कि यहाँ पे पूछा गया है कि शहर में है, तो शहर की बात करें तो औरंगाबाद के शहर के नजदीक इसको मान सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सतपुड़ा की पहाड़ियों की अर्धचंद्राकार घाटी में जहां से बाघोरा नदी घूमती है, कौन से मंडप स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां और बाघोरा नदी का नाम आ रहा है, तो जवाब इसका हो जाएगा साथियों अजंता की गुफाएं। क्योंकि जो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं हमने पढ़ा था रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है, बाघ की जो गुफाएं वो विंध्याचल में स्थित है, शिगरिया की बात करें तो सिंहगिरी पर्वत के ऊपर ये स्थित है, और यहाँ पे बात की जा रही है सतपुड़ा की पहाड़ियों की और बाघोरा नदी के तट पे, तो अजंता इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र अजंता की किस नंबर की गुफा मंदिर में चित्रित है? बोधिसत्व पद्म पाणी, जी हाँ साथियों, गुफा संख्या 1 हो जाएगा। जबकि गुफा संख्या 2 में सर्वनाश का चित्र मिलता है, गुफा संख्या 2 से स्तूप पूजा का, गुफा संख्या 16 से स्पेशली मरणासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट कृति जिसे सामान्यतः मरती हुई राजकुमारी यानी कि डाइंग प्रिंसेस नाम से जाना जाता है, अजंता की किस गुफा नंबर में चित्रित है? तो गुफा संख्या 16 जो है वहां पे डाइंग प्रिंसेस का चित्र मिला है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। जबकि विशेष रूप से गुफा संख्या 17 में हमें राहुल समर्पण का चित्र देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर बनाए गए बाघ गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? नदी का नाम पूछा गया है, कौन सी नदी है? जी हाँ, याद रखिएगा, बाघिन जो नदी है, बाघिन नदी के तट पे, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है बाघिन नदी, उसके तट पे क्या बनाए गए हैं? बाघ गुफा मंदिर बनाए। जबकि बाघोरा के तट पे क्या था? जी हाँ, अभी बताया था, अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के तट पे स्थित है। जबकि कावेरी के तट पे सीतनवासल केव्स का नाम आता है। तो ये बाघिन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफा संख्या 3 को प्राय किस नाम से जाना जाता है? गुफा संख्या 3, बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में, जैसा कि बताया। इसकी गुफा संख्या 4 को रंग महल, गुफा संख्या 2 को पांडु गुफा, गुफा संख्या 5 को पाठशाला कहते हैं, और जिसकी जो गुफा संख्या जो 2 है, 3 जो है उसको हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। हाथी खाना गुफा संख्या 3। अगला प्रश्न है, बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर है? जी हाँ, बहुत सामान्य प्रश्न। बाघ गुफाओं में कुल 9 गुफा मंदिर है, जिनमें से 5 शेष हैं। शेष 5 जो है उनके नाम हम पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद है, यानी कि वर्तमान में अच्छी स्थिति में जहां पर है? गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बाघ गुफा मंदिर संख्या 2 में चित्रित है? तो यहाँ पे गुफा संख्या जो 2 है उसमें कौन सा चित्र पूछा गया है? जी हाँ, माया देवी का स्वप्न का जो चित्र है वो गुफा संख्या 2। इसके अलावा गुफा संख्या 16 में भी माया देवी का स्वप्न देखने को मिलता है। बात करें बोधिसत्व वज्रपाणी की, गुफा संख्या 1 का चित्र है। बात करें हम लोग बोधि वृक्ष की पूजा, गुफा संख्या 10 का चित्र है। और बात करें हम लोग मरती हुई राजकुमारी की, पहले ही बता चुके हैं, ये गुफा संख्या 16 का चित्र कौन सा है? जी हाँ, डाइंग राजकुमारी का है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा मंदिरों में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं? कौन सी गुफाओं में चित्र देखे जा सकते हैं? हमने बात की थी कि यहाँ पे कुल 9 गुफाएं हैं, वर्तमान में केवल 5 गुफाएं शेष हैं। तो 5 ही गुफाएं शेष है, तो इस ऑप्शन में तो 8 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें 8 होना आ रहा है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 और 3 ये नजदीकी हो सकता है, लेकिन याद रखें साथियों, गुफा संख्या 4 और जो 5 है वहां पर उत्कृष्ट श्रेणी के चित्र देखने को मिलते हैं बाघ गुफाओं में। अगला प्रश्न पूछा गया है, बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसने बनाए हैं? जी हाँ, बाघ जो गुफाएं हैं उनके रेखा चित्र बनाए हैं असित कुमार हालदर ने। असित कुमार हालदर जिन्होंने 1910 में इन गुफाओं का निर्माण किया, इनके चित्र बनाए थे 10 से 14 के मध्य। नंदलाल बोस भी इस क्रू में शामिल थे। हालांकि
लेकिन विशेष रूप से नाम आएगा असित कुमार हालदर, जिन्होंने बाघ, अजंता और सीतनवासल तीनों गुफाओं की जो रेखा चित्र हैं या प्रतिलिपियां बनाई थी। अगला प्रश्न है, बाघिन नदी किस नदी की सहायक नदी है? बाघिन नदी किस नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे बाघ की गुफाएं शोभायमान है? जी हाँ साथियों, अभी पूछा गया है, तो ये याद रखें, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है बाघिन नदी। और बाघिन नदी के तट पे क्या है? बाघ गुफाएं हैं। जबकि बाघोरा नदी के तट पे कौन सी है? जी हाँ, अजंता की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, चट्टानों को काट कर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में फैले हैं? तो जी हाँ, याद रखें, बागलकोट जिला बागलकोट कर्नाटक में क्या है? बादामी के मंदिर बने हुए हैं, जो कि किन्होंने बनाए थे? चालुक्य शासकों ने बनवाए थे, जहां पे 4 गुफा मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक पहाड़ी पर स्थित है? जी हाँ, यही प्रश्न पूछ लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाओं में से गुफा संख्या 1 जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, 3 और 4 भगवान विष्णु को समर्पित है, और गुफा संख्या 4 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो याद रखिए, यहाँ पे शैव, वैष्णव और जैन तीनों धर्मों से संबंधित बादामी की गुफाएं मिलती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बादामी में कौन से नंबर की गुफा श्रेष्ठ चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है? जवाब साथियों इसका जो है, इसका नजदीकी जवाब हम गुफा संख्या 4 को मानेंगे। सटीक मुझे कहीं नहीं मिल पाया है, यदि आपके पास जानकारी है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। 4 ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बादामी की गुफाएं, जी हाँ, अभी बताया था कि यहाँ पर शैव गुफा संख्या 1, वैष्णव गुफा संख्या 2 और 3, और जैन जो है गुफा संख्या 4 है। तो यहाँ पे उक्त चारों जो गुफाएं हैं वो शैव, वैष्णव, जैन से संबंध रखती है। प्रश्न पूछा गया है, तमिलनाडु में तंजोर के समय पुदुकोट्टई, यानी कि पुदुकोट्टई आता है पूरा नाम, पुदुकोट्टई में कौन सी गुफाएं स्थित है? पुदुकोट्टई जो है वहां पर सीतनवासल की केव्स हैं। जी हाँ, तमिलनाडु में केवल सीतनवासल की। बादामी गुफाएं कर्नाटका में है। सिगरिया की गुफाएं हम लोग देख चुके हैं। श्रीलंका, मटाले जिला श्रीलंका में स्थित है, और एलोराई गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। तो तमिलनाडु में केवल सीतनवासल की गुफाओं का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, सीतनवासली गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब कहाँ चित्रित किया गया है? तो सीतनवासली केव्स में तालाब चित्रित किया गया है, और इसकी जो छत है उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है क्या? सुंदर कमल तालाब का हमें चित्रांकन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में पाल शैली कौन सी शताब्दी में पल्लवित हुई थी? जी हाँ, पूर्वी भारत में हुई है पाल शैली। तो पाल शैली का वैसे तो समय जो है 8वीं से 12वीं सदी माना जाता है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके आधार पर हम लोग 9वीं शताब्दी इसका सही जवाब करेंगे, क्योंकि 6वीं शताब्दी में उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। स्पेशली नाम आता है तो 8वीं से 12वीं सदी का। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किस धर्म व दर्शन से संबंधित है? तो पाल शैली, जी हाँ, बौद्ध धर्म से संबंध रखती है पाल शैली, जबकि अपभ्रंश जो शैली है वो जैन धर्म से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रित पोथियां अधिकतर किस सतह पे चित्रित की गई है? साथियों याद रखें, पाल शैली का जो समय था वो 8वीं से 12वीं सदी था। कागज का आविष्कार 15वीं सदी में हुआ था, इसलिए पाल शैली से में जो भी मिले हैं सारे के सारे अधिकतर जो पोथियां वो ताड़पत्रों पर प्राप्त हुई है। तो ताड़पत्र इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, धीमन और वित्तपाल नामक चित्रकारों को पाल शैली के संस्थापक के रूप में किसने उल्लेखित किया है? याद रखिए साथियों, लामा तारानाथ जो है उन्होंने पाल शैली के ऊपर बहुत सारे लेख लिखे हैं। उसमें उन्होंने धीमन और वित्तपाल यानी कि धीमान और वित्तपाल का जिक्र किया है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में किन राज्यों में पाल शैली के चित्र पाए गए हैं? तो यहाँ पे पूर्वी भारत में पाल शैली के चित्रों की बात की जा रही है। जी हाँ, याद रखें, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और नेपाल जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ये के सारे मंदिर, यानी सभी ये जो क्षेत्र हैं ये यहाँ पे पाल शैली के चित्र पाए गए हैं। माफ कीजिएगा, पाल शैली के चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन चित्रों में अपभ्रंश शैली नाम किसे दिया गया? अपभ्रंश शैली नाम किसे दिया गया है? तो अपभ्रंश शैली जो नाम है वो राय कृष्ण दास ने दिया था। किसको? जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया था। जबकि बात करें यहाँ पे एनसी मेहता की, एनसी मेहता यानी कि नानालाल चमनलाल मेहता, उन्होंने इस शैली को गुजरात शैली कहा था। जबकि लामा तारानाथ जो थे उन्होंने इस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा था, यानी कि पश्चिम भारतीय शैली कहा गया था लामा तारानाथ के द्वारा। और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो है उन्होंने अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा था। अगला प्रश्न है, अनेक विद्वानों ने अपभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किया है, वो किस प्रकार से? हालांकि अपभ्रंश शैली को पाल शैली कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पे हर ऑप्शंस में पाल नाम दिया गया है। तो इसका जो जवाब हो क्या हो जाएगा? पाल शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, गुजरात शैली और जैन शैली।
अगला प्रश्न है, जैन मुनियों का सर्वप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र 13वीं व 14वीं शताब्दी किस धरातल पर चित्रित है? जैसा कि हमने बात की थी कि 15वीं सदी में कागज का आविष्कार हुआ था, तो 13वीं 14वीं सदी में ताड़पत्र पे ही जो है इसका चित्रांकन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ साथियों, इसका नाम हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण जो चूर्णी है 1260 ईस्वी में आहड़ उदयपुर में से यह प्राप्त हुआ था। 1260 ईस्वी का टाइमिंग बताया गया है जो ताड़पत्र पर चित्रित है। अगला प्रश्न है, कागज पर चित्रित उत्तराधीन सूत्र कहाँ संग्रहित है? कागज पर बात की जा रही है, कागज पे उत्तराधीन सूत्र कहाँ सुरक्षित है? साथियों इसका जो जवाब है वो देखा गया है काफी, लेकिन एक जो सटीक जवाब है वो प्राप्त नहीं हो पाया है। इसका जवाब जैसलमेर और अहमदाबाद के नजदीक होगा। हालांकि कहीं पर भी अहमदाबाद का नाम जो है उत्तराधीन सूत्र के लिए नहीं दिया गया है, जैसलमेर का नाम जरूर से आता है। आरपीएससी इसका जवाब क्या मानती है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके पास है? कल्पसूत्र की 4 प्रमुख प्रतियां साथियों में प्राप्त होती है, जिनमें पहली जो है वो 1415 की, यानी कि 1415 की जो प्रति है वो हमें सेठ आनंद जी और कल्याण जी के संग्रह से प्राप्त होती है। उसके बाद में 1465 की चित्रकल्प द्रुम की जो प्रति है वो सारा भाई मणिक लाल से प्राप्त होती है। और उसके बाद में तीसरी जो प्रति है वो कल्पसूत्र की, जो कि स्वर्णक अक्षर से लिखी हुई है, जो काफी उत्कृष्ट दर्जे की मानी जाती है, जौनपुर में चित्रित की गई थी। नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में वो संग्रहित है। और जो चौथे नंबर की जो कल्पसूत्र की प्रति है वो मुनि दया विजय जी के संग्रह में स्थित है, जो अहमदाबाद से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन 1415 के कल्पसूत्र जो कि सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास संग्रहित है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 सुंदर चित्र चित्रित किए गए हैं? तो जो 79 जो चित्र हैं, 79 जो चित्र है वो बसंत विलास में हमें देखने को मिलते हैं। ये बसंत विलास वही है जिसका जो चित्रांकन है वो 1451 में हुआ था। लगभग 436 गुणा 9.15 इंच आकार में एक लंबी पट्टिका के ऊपर इनके चित्रांकन देखने को मिलते हैं। केशवलाल हर्ष राय की जो अहमदाबाद की जो हैं उनके संग्रह से ही हमें बसंत विलास प्राप्त होता है। एनसी मेहता जो थे उन्होंने इसी के चित्रों को आधार मान के जैन शैली को गुजरात शैली कहा था। अगला प्रश्न है, रति रहस्य सचित्र ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? रति रहस्य की बात की जा रही साथियों, रति जो रहस्य है उसमें नाम आता है काम शास्त्र का, यानी कि कामदेव और जो रति हैं उनके बारे में जो लेख है वो काम शास्त्र में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण से हुआ है? मुगल शैली, जी हाँ, यहाँ पे फारसी और भारतीय होगा। रोमन का जो है वो हमें संबंध देखने को मिलता है गांधार शैली से। मिस्र का जो है हमें कोई संबंध देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली की पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया? यानी कि मुगल शैली का जो है वो उद्भव और विकास मोस्टली कहाँ हुआ है? तो ज्यादातर जो विकास वो भारतीय भूमि पर ही हुआ है। रोमन और फारसी का सवाल यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में अभाव है, किन चीजों का अभाव है? जी हाँ, यहाँ पे मुगल शैली में दरबारी दृश्य भी देखने को मिलते हैं, जानवरों के चित्र भी मिलते हैं, युद्ध दृश्य भी मिलते हैं, लेकिन नारी सभ्य का जो है अभाव है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में नारी सभ्य प्राप्त होती है। नूरजहां की सभ्य कुछ हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जहांगीर के समय नूरजहां ने जो है वो झरोका दर्शन और बाकी जो कार्यकाल संभालने स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए उनके जो है पोर्ट्रेट्स भी बनने लग गए थे। अगला प्रश्न है, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है? तो व्यक्ति चित्र विशेष रूप से मुगल शैली में काफी अच्छी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई है, यानी कि धार्मिक प्रतिबंध जो है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जो है वो पशु पक्षियों का और देवी देवताओं का चित्रण निषेध है, तो वह किस प्रकार की कला बन गई थी? दरबारी कला बन के रह गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के समय व्यक्ति चित्रों यानी सभ्य को चित्रण का अधिक महत्व मिला था? तो चित्रण में अधिक महत्व सभ्य को अकबर के समय प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो मुगल कला का स्वर्ण काल जो है वो जहांगीर काल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर का जो पीरियड है वो शाहजहां का जो पीरियड है उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रश्न है, अकबर काल में प्रथम ज्ञात चित्र श्रृंखला जो 28 गुणा 22 इंच के कागज पे संयोजित की गई है, क्या नाम है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सटीक जवाब की यदि हम बात करें तो इसमें हम लोग फिलहाल ये रखेंगे कि तूतीनामा और जो दास्तान अमीर हमजा है, दोनों ही जो है ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो अकबर के काल में चित्रित किए गए थे। हालांकि तूतीनामा जो है, तूतीनामा में भी हमें
1329 से 30 के मध्य इसकी रचना हुई थी। जियाउद्दीन नक्शहाबी ने इसकी किया था मतलब, और संस्कृत में भी इसका अनुवाद देखने को मिलता है। चित्रण की बात करें, तूतीनामा का चित्रण 1560 से 68 के मध्य हुआ था, और जबकि हमजानामा का जो है वो 1558 से 1573 के मध्य हुआ था। यदि हम लोग पहले की बात करें तो हमजानामा तो हुमायूं के समय ही स्टार्ट हो गई थी और अकबर के समय पूरी हुई थी, जबकि तूतीनामा जो है वो अकबर के समय ही बनी थी, स्पेशली 1560 के आसपास। अब आरपीएससी में से किसका सही जवाब मानती है, देखना तो वह है, क्योंकि हमजानामा के चित्र भी कपड़े पर कागज चिपका के बनाए गए थे, कपड़े पर कागज चिपका के बनाए गए थे, और तूतीनामा के चित्र जो है वो भी कागज के ऊपर बने हुए हैं। तो जवाब इसका क्या माना जाएगा, आरपीएससी पे छोड़ देते हैं इसको हम लोग, फिलहाल इसका जवाब हम लोग अमीर हमजा मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के चित्रकार कौन है? तो अकबर के समय, जी हाँ साथियों, यहाँ पे मीर शेद अली जुदाई, दसवंत बसावन और मुकुंद और जमाल आ जाएगा। यहाँ पे आका रेजा नाम था, तो आका रेजा इस विशेष रूप से जहांगीर के समय आता है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आका रेजा है, और इसमें देखिए यहाँ पे बसावन और बिसंदास दोनों ही दे दिए हैं, तो ये दोनों के दोनों नहीं होंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन शैली में 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो ज्यादातर इसके जो चित्र हैं वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन शैली के चित्रों को किन सल्तनत ने विशेष रूप से समृद्ध किया था? साथियों बताना चाहूंगा कि साउथ में 5 मुख्य रूप से ये राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। लेकिन बरार को अहमदनगर ने अपने अंडर में ले लिया था और बीदर को बीजापुर ने अपने आप में मिला लिया था। तो यहाँ पे 3 मुख्य रूप से राज्य बच गए थे, उनमें नाम आता है कि बीजापुर में आदिल शाह थे, अहमदनगर में निजाम शाह थे, और गोलकुंडा में कुतुब शाह का नाम आता है। अगला प्रश्न है, दक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियों को एक ही सतह पर चित्रित की गई है जिनमें दूरी व पास का अभाव देखने को मिलता है? जी साथियों, इसमें गोलकुंडा शैली, बीजापुर शैली में दूरी का आभास देखने को मिलता है, लेकिन अहमदनगर में इस प्रकार का जो है अभाव है। गोलाकार यानी कि एक गोल रेखा बना के क्षितिज को दर्शाया जाता था, आसमान को दर्शाया जाता था। अगला प्रश्न है, पहाड़ी व राजस्थानी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा था? 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने एक बुक लिखी थी, राजपूत पेंटिंग, जिसमें उन्होंने इसके विषय में अपना जो है वो राजपूत शैली को 2 भागों में डिवाइड किया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण किया गया है। तो राजस्थान में जो मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ 4 भागों में जो है उसको बांटा गया है। मेवाड़ में उदयपुर और उसके क्षेत्र आ जाएंगे, मारवाड़ में जोधपुर बीकानेर के क्षेत्र, हाड़ौती में कोटा बूंदी के, और ढूंढाड़ में जयपुर, सीकर, अलवर के क्षेत्र आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में प्रारंभिक व सर्व प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन से हैं? तो मेवाड़ में जो सबसे प्राचीन चित्रों की बात करें तो नाम आता है सुपास नाहचर्यम का। यहाँ पे नाम दे रखा है रूपास नाहचर्यम, ये संभवतः सुपास नाहचर्यम का नाम ही यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा का सबसे बड़ा योगदान क्या है? नाथद्वारा, जहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर राज सिंह के द्वारा सिहाड़ ग्राम में स्थापित किया गया था, वहां पे भगवान विष्णु की मूर्ति के पीछे यानी कि भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगने वाली जो चित्रण है उसको पिछवाई चित्रण के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र और उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाता है? शाहपुरा, जहां पे नाम आता है श्रीलाल जी जोशी का, जो कि फड़ चित्रण के लिए सर्वप्रसिद्ध है, जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो शाहपुरा जो भीलवाड़ा है वो फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ के समय प्रारंभ हुआ था? तो किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्र नागरी दास या सावंत सिंह के समय शुरू हुआ था। सावंत सिंह का दूसरा नाम नागरी दास था। प्रश्न है, किशनगढ़ का कौन सा शासक नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध था? यानी भगवान विष्णु के प्रति अगाध श्रद्धा होने की वजह से, अधिक श्रद्धा होने की वजह से नाम उनको नागरी दास दे दिया गया था। वास्तविक नाम क्या था? सावंत सिंह नाम था, जो किशनगढ़ के राजा थे। अगला प्रश्न है, जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? कौन सा प्रेमी युगल सबसे ज्यादा चित्रित किया गया है? तो साथियों, नरवड़ और जो नरवर के शासक ढोला थे और जो मरवण जो थी, उनकी जो पत्नी मारू जो है मरवण, उनकी जो है ढोला मारू की जो कथा है वो स्पेशली जोधपुर शैली में अधिक रूप से चित्रित की गई है। ढोला मारू का एक चित्र मेवाड़ शैली में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो बूंदी की जो रंगशाला जो कि छत्रसाल ने बनवाई थी वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
आरआईएस तकनीक आलागीला से बनाए गए भित्ति चित्र जो वास्तु का भाग ही बन गए हैं वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो इटालियन जो फ्रेस्को है यानी कि फ्रेस्को बुनो की एक तकनीक जो जयपुर में भी थी उसको नाम जानते हैं आरआईएस तकनीक, उसको मोराकसी के नाम से भी जानते हैं। मोराकसी या आरआईएस की टेक्निक जयपुर से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सी कला की शैली विकसित हुई थी? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा पहाड़ी शैली। प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती है, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो शैली है उसका नाम आता है कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी, तो किस साहित्य से प्रेरित थी? तो साथियों यहाँ पे जवाब जो इसका होना चाहिए वो रीतिवाद और भक्ति कवि होने चाहिए, क्योंकि ये जो पहाड़ी शैली है, पहाड़ी शैली में नायक नायिकाओं के ही चित्रण नहीं मिले थे। उन्होंने क्या किया था, विशेष रूप से जो रीतिकालीन और जो भक्तिकालीन जो कवि थे या उनकी जो रचनाएं थी उनको आधार मान के बहुत सारे चित्र बनाए थे। जैसे कि केशव दास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया, नल दमयंती है, जयदेव की गीत गोविंद है, बिहारी जी की बिहारी सच्चाई है, भागवत पुराण है, हमीर हट है, रामायण है, इसके अलावा देवीदास द्वारा रचित रसमंजरी है। ये ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका चित्रांकन पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला की विविध शैलियों को शोधपूर्ण व विश्लेषणात्मक अध्ययन में अपने किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया था? साथियों जवाब इसका हो जाएगा इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स ये डब्ल्यू आर्चर की बुक है। इसके अलावा कांगड़ा पेंटिंग नाम की बुक भी आर्चर की ही है। इसके अलावा यहाँ पे नाम दिया गया है कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, ये एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है। इसके अलावा कांगड़ा पेंटिंग ऑफ द गीत गोविंद, ये पेंटिंग भी किसकी है? जी हाँ साथियों याद रखिएगा एम.एस. रंधावा की ही है। एम.एस. रंधावा की ही बुक है। कौन सी? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव और कांगड़ा पेंटिंग ऑफ द गीत। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे यदि नाम कांगड़ा नहीं आता है और नाम आता है यदि क्या पहाड़ी पेंटिंग ऑफ द गीत गोविंद, तो नाम आ जाएगा उषा भाटिया का, उषा भाटिया। अगला प्रश्न है भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्वप्राचीन नाम उदाहरण कौन सा है? तो भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सबसे प्राचीन जो है वो सिंधु घाटी से प्राप्त कांसे की नर्तकी है, जबकि बुद्ध सुल्तानगंज से प्राप्त जो बुद्ध है वो गुप्त काल के हैं। नटराज की जो है वो भी गुप्त काल के ही है। अगला प्रश्न है सारनाथ का सिंह स्तंभ किस सम्राट को द्वारा बनवाया गया था? तो सारनाथ का सिंह स्तंभ जी हाँ साथियों अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? जवाब इसका हो जाएगा साथियों भगवान शिव की त्रिपुरांतक मुद्रा यानी त्रिपुरांतक मूर्ति शिल्प देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है एलिफेंटाई गुफाएं किस द्वीप में स्थित है? एलिफेंटाई गुफाएं मुंबई के पास ही धारापुरी के नाम के टापू पर स्थित है। अगला प्रश्न है मूर्तियों पर असाधारण चमक यानी ओप जो है वो किस काल की देन है? तो जो मौर्य काल है, मौर्य काल में जो है वो एक विशेष पॉलिश की जाती थी। अगला प्रश्न है सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है? सांची जो है वो भगवान बुद्ध से संबंध रखने वाली कला इनकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है भरहूत स्तूप का अन्वेषण किसने किया था? यानी कि भरहूत का जो स्तूप उसकी खोज या उसका जो उत्खनन कार्य किसने किया था? जवाब इसका साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्होंने भरहूत की खोज की थी। 1873 में जनरल कनिंघम ने इनकी खोज की थी। मध्य प्रदेश के सतना जिले में ये स्थित है भरहूत का स्तूप। अगला प्रश्न है गांधार मूर्तिकला के लिए कौन सा पत्थर काम में लिया जाता है? गांधार में साथियों नाम आता है ब्लैक स्लेटी स्टोन जो है यानी कि काला स्लेटी पत्थर या फिर काला भूरा पत्थर का नाम आता है, जबकि लाल वल्वा पत्थर मथुरा में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है मथुरा शैली के मूर्ति निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग हुआ था? तो मथुरा में जी हाँ साथियों मथुरा में नाम आता है यहाँ पे लाल वल्वा पत्थर का, गांधार में काला भूरा पत्थर या फिर काला शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में अमरावती का स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ साथियों आंध्र प्रदेश में गंटूर जिले पर जो अमरावती का स्तूप कौन सी नदी के तट पे है? जवाब इसका हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से साधारणतः किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष व स्वर्ण युग के रूप में स्थान दिया जाता है? कि गुप्त काल जो है उसको क्या कहा जाता है? भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुल्तानगंज की आदमगढ़ ताम्र प्रतिमा किस काल की है? अभी ऊपर पूछा अभी दिया गया था कि गुप्त काल की जो प्रतिमा है सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है वो गुप्त काल से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में ब्लू पोट्री कला के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो ब्लू पोट्री के जनक कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, जरूर से याद रखना है। अगला प्रश्न है चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? जवाब इसका साथ हो जाएगा 1974 में
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कृपाल सिंह शेखावत को। प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोएट्री के पिता यानी कि जनक कहे जाते हैं। 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ कर दी थी, उसका नाम क्या था? जी हाँ साथियों, नाम था उसका कृपाल कुंभ के नाम से। उन्होंने अपने घर को कृपाल कुंभ के नाम से कन्वर्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है कि चित्रकार को भीलों का चितेरा उपनाम से जाना जाता है? जवाब होगा इसका गोवर्धन लाल जोशी बाबा को भीलों का चितेरा कहा जाता है, जबकि भूर सिंह शेखावत जो उनको गांवों का चितेरा कहा जाता है। देवकीनंदन शर्मा को मोरों का चितेरा या पशु पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म कहाँ हुआ था? गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म सन 1914 को कांकरोली राजसमंद में इनका जन्म हुआ था, जबकि मऊ श्री माधोपुर में सन 1922 में जन्म हुआ था कृपाल सिंह शेखावत का, और सन 1905 ग्वालियर सवाई माधोपुर में जन्म हुआ था पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भैंसों के चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भैंसों के कलाकार परमानंद सोहेल को मानते हैं, जबकि भूर सिंह शेखावत गांवों के चितेरे और द्वारका प्रसाद शर्मा को घोड़ों का चितेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकार परमानंद चोहेल का जन्म किस वर्ष हुआ था? परमानंद चोहेल का जन्म साथियों कोटा में हुआ था, वर्ष 1924 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा भवानी चरण गुई यानी कि बीसी गुई की कला यात्रा पर एक लघु चित्र का निर्माण किस वर्ष किया गया था? याद रखिए साथियों, 1995 जो है 1995 में इनके ऊपर एक लघु फिल्म का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ जो कि टोंक में स्थित है भित्ति चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ की गई थी? उनके द्वारा भित्ति चित्रण की जो कार्यशाला है सन 1953 में स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है, भूर सिंह शेखावत की प्रमुख शैली क्या है? भूर सिंह शेखावत जो है वो प्रमुख रूप से यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूर सिंह शेखावत 52 वर्ष की कम आयु में किस वर्ष पर लोक सुधार गए थे? इनका जन्म 1914 में हुआ था और 52 वर्ष की आयु में सन 1966 में इनका देहांत हो गया था। प्रश्न है, चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था? राम जायसवाल जी का जन्म 5 सितंबर 1937 को मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास सादाबाद में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो अजमेर रहा है, अजमेर की दयानंद यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को कलाविद का सम्मान किस वर्ष दिया गया था? साथियों, इस क्वेश्चन को जो है आप थोड़ा संदेह में रख सकते हैं, हालांकि इसका जो जवाब है वो मेरे ख्याल से 1998 माना जाएगा, जबकि बताना चाहूंगा कि राम जायसवाल जी को सन 1997 में यानी कि 1997 में इनको कलाविद से सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस में 1997 नहीं दिया गया है, 96 98 है, तो एक आंकड़ा कम ना करने के बजाय यदि बढ़ाते हैं तो 1998 इसका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकार सुरेश शर्मा को राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ था? सुरेश शर्मा जो कि राजस्थान के एक अमूर्त चित्रकार के रूप में एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जन्म इनका कोटा में हुआ था। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा गुफाओं का द्वार सर्वप्रथम किसने देखा था? अल्तामिरा के जो द्वार हैं, याद रखिए साथियों, इनको सबसे पहले 1868 में यानी कि 1868 में एक हंटर ने देखा था, एक शिकारी ने देखा था। शिकारी को हम लोग लकड़हारा यदि हम लोग संबोधित करें तो शायद अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, तो इसका जवाब जो हो एक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा की छत को की चित्रों को सर्वप्रथम किस बालक ने देखा था? तो जो मारिया सातोला जो है उन्होंने सबसे पहले इसके चित्रों को देखा था। अगला प्रश्न है, फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा कौन सी है? फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र जो है वहां पर हालांकि नियाओ, पंचमरले, लकम्बरले सारे ही प्रागैतिहासिक स्थल है, लेकिन जो लास्को का जो क्षेत्र है जो कि फ्रांस में स्थित है, फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंत्येष्टि कला के रूप में किस कला को जाना जाता है? यानी कि द आर्ट ऑफ फनरल सेरेमनीज के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों मिस्र की कला। प्रश्न है, प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तो फराउन के नाम से या फराओं के नाम से मिस्र के राजाओं को जानते थे। अगला प्रश्न है, डिस्कस थ्रोवर या डिस्को बॉलस नामक शिल्प का मूर्तिकार कौन था? तो याद रखें साथियों, मायरन जो है उसने डिस्को बॉलस यानी कि चक्का फेंक नाम का चित्र बनाया था, यानी मूर्ति बनाई थी, जबकि प्रेक्सिजोतेलीज है इसने क्या बनाया था? जी हाँ, इसने बनाया था डोरीफोरस यानी कि स्पीयरमैन या भाला फेंक बनाया था पोलिक्लितस ने बनाया था, जबकि प्रेक्सातेलीज ने क्या बनाया था? प्रेक्सातेलीज ने बनाया था आपके हर्मीस और जो डायनियस है, हर्मीस और डायनियस की मूर्ति शिल्प प्रेक्सातेलीज ने बनाए थे। फिदियास ने क्या बनाया था? फिदियास ने बनाया था एथिना और जूस की प्रतिमाएं बनाई थी। और स्कोपाज का नाम आता है, स्कोपाज ने क्या बनाया था? यहाँ पे अफ्रोदिति की प्रतिमा बनाई थी स्कोपाज ने। अगला प्रश्न है, पहली बार ईसाई चित्र कहाँ की भूगर्भ समाधियों की दीवारों पे देखे गए हैं? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा इसको रोम।
अगला प्रश्न है, ईसाई कला को किन भीतियों के लिए जाना जाता है? तो पहले ही इसका जवाब दे दिया उन्होंने, भूगर्भ समाधियां। प्रश्न है, भित्ति पर छोटे छोटे कांच या पत्थर के टुकड़ों से आकृति चित्रण करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तकनीक का नाम होगा मणिकुट्टिम, या इंग्लिश में कहें तो मोजाइक। अगला प्रश्न है, उत्तरी फ्रांस की कला को गोथिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? गोथिक शब्द का जो प्रयोग है वो जॉर्जियो वसारी ने किया था। प्रश्न है, गोथिक कला मूलतः कौन सी कला थी? तो गोथिक जो कला है उसमें विशेष रूप से वास्तुकला का निर्माण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें प्राप्त हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों, गोथिक शैली में बहुत ही कम दीवारें हैं, वहां पे स्टेंड ग्लास प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी कांच की, रंगीन कांच की विशेष कला यानी स्टेंड ग्लास विंडो के रूप में संयोजित किया जाता है? जवाब इसका साथी हो जाएगा गोथिक कला। अगला प्रश्न है, सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से स्थित है? सिस्टाइन जो चैपल है उसकी जो छत है वो साथियों रोम में स्थित है, वेटिकन सिटी रोम में। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र किस पुराण का भाग है? चित्रसूत्र, जी हाँ, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्रम का उल्लेख किया गया है। मार्कंडेय मुनि और राजा वज्र का संवाद देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चित्रलक्षण किसके द्वारा रचित है? चित्रलक्षण जो है वो नग्नजीत ने लिखी थी, नग्नजीत या भयजीत का नाम आता है। अगला प्रश्न है, भयजीत नाम का राजा नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? तो इसका जवाब है साथियों, नग्न आत्माओं को हराने के कारण उनका नाम नग्नजीत पड़ा था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? तो सौंदर्य शास्त्र से संबंध रखने वाला बौद्ध साहित्य पूछा है, तो बौद्ध साहित्य ललित विस्तर है, जिसका रचनाकार थे बुद्ध घोष। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य वामन जो है उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था काव्यालंकार सूत्र व्रति, जबकि काव्यालंकार नाम का जो ग्रंथ है वो लिखा था रुद्रट ने। रुद्रट और भामा है दोनों ने ही काव्यालंकार लिखा था। धवन्यालोक किसका है? धवन्यालोक आपको पता ही होगा आनंद वर्धन का है। और काव्यदर्श किसका है? जी हाँ, काव्यदर्श दंडिन का है। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो भारत की कला में संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, कला मुख्यतः कितने भागों में बांटी जाती है? कला को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कारू कला और चारू कला, यानी कि उपयोगी कला और ललित कला। प्रश्न है, ललित कला कितने प्रकार की होती है? ललित कलाएं साथियों 5 प्रकार की ललित कलाएं होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और नाट्य कला। अगला प्रश्न है, कला भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा था? तो भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम हीगेल ने बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिघटन कला यानी कि प्लास्टिक आर्ट या अभिघटन कला जो है वो किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा साथियों मूर्ति कला। अभिघटन कला, प्लास्टिक आर्ट आप सभी समझते ही होंगे। अगला प्रश्न है, म्यूरल चित्रण में कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? तो म्यूरल जो है वो दीवारों पे बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्रम किस पुराण से संबंधित है? दोबारा रिपीट हो रहा है साथियों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंध रखते हैं चित्रसूत्रम। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्रम में कितने अध्याय हैं? जी साथियों आपको पता ही होगा, 9 जो अध्याय है वो देखने को मिलते हैं चित्रसूत्रम में। अगला है, एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहा जाता है? दोबारा से पढ़िएगा, एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तकनीक, जबकि माध्यम जो होता है वो एक मीडियम होता है। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की तकनीक जिसमें गीले प्लास्टर में रंगों का उपयोग किया जाता है? तो गीले प्लास्टर का नाम आते ही फ्रेस्को बुनो का नाम आएगा, जबकि सूखे प्लास्टर में बात आता है फ्रेस्को शेको। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है? तो 2 ही तकनीकें हैं, फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को शेको। अगला प्रश्न है, रंग जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो मोम मिला के रंगों को प्रयुक्त करने को बोलते हैं एनकास्टिक। और जो इम्पेस्टो होता है उसमें क्या करते हैं? जो मोटे मोटे रंग लगाते हैं उनको बोलते हैं इम्पेस्टो। अगला प्रश्न है, जो नाइफ की सहायता से किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक चित्र में एक क्षितिजीय रेखा क्या दर्शाती है? क्षितिजीय रेखा दर्शाती है शांति, यानी कि आड़ी रेखा क्या दर्शाती है? क्षितिज रेखा शांति दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कला में प्रवाह का तात्पर्य क्या है? तो कला में प्रवाह का तात्पर्य है चित्रण में किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण कहलाता है, कला में प्रवाह है। अगला प्रश्न है, आंखों का स्नायु रंगों से आंखों में कौन सा स्नायु यानी कौन सा ऐसा लिगमेंट है जो रंगों का अनुभव कराता है? तो आंखों में अक्षपटल, जिसे अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं, उससे क्या होता है? रंगों का अनुभव होता है। और अंतिम प्रश्न है, कौन सा रंग प्रकाश की अधिक मात्रा रखता है? तो पीला जो रंग है वो क्या करता है? रंग की अधिक मात्रा रखता है। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। जिन्होंने एग्जाम दी है अपने साथियों के साथ साझा जरूर से करें, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं लिख के जरूर से बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।